तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा की बात करेंगे पहले। इस महीने राशन डिपुओं पर 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सरसों का तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड यानी हैफेड के पास सरसों का तेल निकालने के लिए सरसों नहीं है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अगले आदेशों तक राशन डिपो में सरसों का तेल नहीं देने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इस बीच गरीब परिवारों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे सरसों का तेल न मिलने से गरीबों को हो रही परेशानी से उन्हें निजात मिल सकती है। हरियाणा सरकार ने गरीबों को 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलने वाले सरसों के तेल के बदले उनके खाते में 250 रुपए सीधे पहुंचाने की घोषणा की है, जिससे गरीबों को राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल परिवारों को हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल 20 रुपए प्रति लीटर प्रति परिवार की दर से उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे परिवारों की संख्या 11 लाख से ज्यादा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने सरसों तेल के वितरण में असमर्थता जताते हुए एनआईसी को इस संबंध में लिखित अनुरोध किया और इस बार किसानों को खुले बाजार में वहीं दूसरी तरफ इस बार किसानों को बाजार में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2600 यानी लगभग 2500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक अधिक दाम मिले। सरकारी एजेंसियां मंडियों में सरसों की खरीद का इंतजार करती रही, लेकिन किसानों ने अधिक रेट मिलने पर सारी सरसों खुले बाजार में बेच दी। इससे अब सरकारी तेल मिलों के सामने सरसों का संकट खड़ा हो गया है। तो एक तरफ तो किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिले हैं, वहीं खाद्य तेल की कीमतों ने आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। यानी गरीब परिवारों का सरकार की तरफ से ध्यान रखने की बात कही गई है, लेकिन इससे आम आदमी के ऊपर मार पड़ी है। कुछ सवाल है इसके लिए। खाद्य तेल कीमतों की आम आदमी पर जो मार है वो कैसी पड़ी है, महंगाई की मार से सरकार कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। इस पर बात करना जरूरी है। और क्या ये 3 नए कृषि कानूनों का असर है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। इन तमाम सवालों को लेकर आपके मन में भी कुछ बातचीत है, आपके मन में कुछ चल रहा है, तो आप भी इन नंबर पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका। और बजेंद्र नेहरा मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नेहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद शमशेर जी, धन्यवाद। नेहरा साहब, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। ये जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, खासकर खाद्य तेल की बात हम करेंगे आज, बाकी महंगाई की बात तो लगातार होती रहती है। ये लगातार दाम बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते दामों से निजात दिलाने के लिए सरकार ने गरीबों के खाते में तो 250 रुपए डालने की बात कह दी, क्योंकि उनको तो मिलता था 20 रुपए प्रति लीटर, लेकिन अब इसका जो बोझ है वो आम आदमी पर ज्यादा पड़ेगा। ये कितना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हर आदमी का ध्यान सरकार को रखना पड़ता है और इसमें मध्यम वर्ग, खासकर ऐसा मध्यम वर्ग जो बहुत ज्यादा कमाई नहीं करता है, और इस कोरोना संकट में तो उसकी कमर सबसे ज्यादा टूटी है। गरीब का ख्याल तो बहुत रख लेते हैं। देखिए शमशेर जी, मुझे लगता है कि ये 250 रुपए तो सरकार ने उनके खातों में डालने के लिए बोला है, जो बीपीएल परिवार हैं। लेकिन जैसा आपने जानकारी दी कि 20 रुपए लीटर के हिसाब से जो सरकार पैसा देती थी, जो तेल देती थी, उसमें 20 और 20 40 रुपए हम वो भी ऐड करें तो 290 रुपए बनता है जी। क्योंकि सरकार वो पैसा उनसे लेती थी, तो वो पैसा अब नहीं देना पड़ेगा गरीब आदमी को। तो एक तरह से 290 रुपए उसको अब मिलने वाले हैं और 290 रुपए में मुझे लगता है कि वो 2 लीटर सरसों का तेल लेकर के अपना काम चलाएगा। क्योंकि इस बार शमशेर जी, आपको जानकारी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरसों है, लगभग 4 लाख से अधिक किसानों ने मेरी फसल मेरे ब्यौरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था सरसों का। लेकिन क्योंकि मंडी से बाहर प्राइवेट में किसान को 7,000, 7200, 7500 तक सरसों का रेट मिला था, इसलिए मंडी का रुख ना करके किसान ने प्राइवेट में अपनी फसल को बेचने का काम किया सरसों को। और हमने, क्योंकि पिछली बार भी शमशेर जी 7 लाख मीट्रिक टन बाजरा और सरसों की हमने खरीद की थी, इस बार सरकार ने 8 लाख मीट्रिक टन
सरसों खरीद का लक्ष्य रखा हुआ था, लेकिन बाहर रेट मिलने की वजह से किसान ने बाहर बेचा, लेकिन सरकार ने गरीब आदमी का नुकसान ना हो इसलिए 250 रुपए वो और 40 रुपए वो, इस तरह से 290 रुपए हमारे गरीब जो बीपीएल परिवार उनको मिलेगा। 8,92,744 राशन कार्ड है बीपीएल के। अगर टोटल मिला के मैं बात करूं तो 11 लाख परिवारों के खातों में हरियाणा सरकार लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि ये देगी। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं शमशेर जी कि ये डीएफएससी ने जो लेटर लिखा है वो सिर्फ अभी जून के लिए है, तो अगर उपलब्ध रहेगी तो अगले महीने से वो फिर से तेल कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हैफेड के पास, जैसे आपने सारी विस्तार से जानकारी दी है कि तेल की जो कमी है इस कारण ये निर्णय लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान है उसको इस बार बहुत बड़ा फायदा मिला है। और शमशेर जी, बाजरा हो या सरसों हो, ये हरियाणा सरकार ने ही खरीदना शुरू किया है, नहीं तो कांग्रेस के 10 साल के राज में एक पैसा, एक दाना सरसों और बाजरे का एमएसपी से खरीद नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मैं बजरंग दास गर्ग जी से बोलना चाहूंगा कि वो आंकड़े बताएं। ठीक है, मैं पूछूंगा नराज साहब, बजरंग दास जी से पूछेंगे इसको लेकर। लेकिन एक सवाल मेरा ये था कि चलिए गरीब आदमी को तो मैं बात कर रहा हूँ, गरीब का तो ख्याल सरकारें रख रही हैं। गरीब आदमी को सस्ता अनाज मिलता है, सस्ता तेल मिलता है, सारी चीज़ों की सुविधाएं सरकारों को करनी पड़ती और करनी भी चाहिए। लेकिन मैंने एक जिक्र किया, एक मिडिल क्लास आदमी, ऐसा मध्यम वर्ग जो ना तो उच्च दर्जे का मध्यम वर्ग में आता है ना गरीबी रेखा में आता है, उस आदमी के लिए ये जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये ठीक है कि किसानों को बाहर मौका मिला, मार्केट में बेचा, उनको अच्छी खासी जो है आमदन हुई। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जो न तो किसी के साथ सामने हाथ फैला सकते हैं और काम धंधा कहीं है नहीं। उनको कैसे राहत मिलेगी, उनके लिए क्या तैयारी सरकार की है? देखिए शमशेर जी, सरकार का तो प्रयास है, जो ये वैश्विक महामारी इस समय आई है, चाहे वो भारत देश में आई हो चाहे हमारे प्रदेश में आई हो, क्योंकि ये पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर महामारी फैली हुई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि काम धंधों पे फर्क पड़ा है, लोगों की इनकम पे भी फर्क पड़ा है। लेकिन अब जिस तरह से मामले कम हुए हैं, सरकार ने जिस तरह से प्रयास किया है, अब धीरे धीरे चीजें सामान्य स्थिति की तरफ होने लगी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर लोगों के रोजगार और काम धंधे फिर से शुरू हो जाएंगे। और कंपनियों को मैं आपको बताऊं शमशेर जी, इस बार जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो सरल हरियाणा का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हरियाणा सरकार ने उनको कंटिन्यू रखा था, कंपनियां इस बार बंद नहीं हुई थी। दूसरा, जो दुकानें हैं उनको भी ऑड इवन फॉर्मूले में, जैसे आपने पिछली बार सुझाव दिया था, गर्ग साहब ने सुझाव दिया था, 9 बजे से 3 बजे का समय है। और जो सिंगल साइड की हमारी दुकानें हैं उनको 6 बजे तक खोलने की परमिशन सरकार ने दे रखी है। तो अब धीरे धीरे लोगों के काम धंधे चल पड़े हैं, तो सबको अब राहत मिलेगी आने वाले समय में। ठीक है नराज साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बजरंग दास गर्ग जी आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। करीम खान मध्य प्रदेश से, नियमित हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार करीम खान जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूं दोनों प्रवक्ताओं से, कांग्रेस ने तो बंटाढार पहले कर रखा था, बीजेपी उसके बाद में जो सरकार बैठी है ये भी देश का बंटाढार करने पे लगी हुई है। मैं कहता हूँ गरीबों को मिठाई, अमीरों को मलाई, मध्यम वर्गों को क्या दे रहे हो, इसको हमने याद रखा है। और याद रखो, हमने बंगाल चुनाव में आपको ये सिखाया भी है और आगे भी सिखाएंगे। अगर आप अपनी नीति में बदलाव नहीं करेंगे तो आपके मध्यम वर्ग को तेल का क्या भाव हो गया, आप गरीब के लिए कर रहे हो, वहां तक ठीक है, गरीब को क्या दे रहे हो। इस वक्त तुमने बाजरा बांटा था, बाजरा ऐसा था कि 3 साल पुराना था, वो खाने लायक नहीं था। आप क्या बात करते हो, आप बोलते हो कि हमने बड़ी बड़ी आंकड़ेबाजी आप कर रहे हो, पब्लिक नहीं कर रही है, पब्लिक अपनी शांति से बैठी है, आपको भुगत रही है। आप इसको ध्यान में रखो वरना आपको भुगतना पड़ेगा। जी शुक्रिया करीम खान जी। रणवीर सिंह दर्शक है रोहतक से। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। नमस्कार रणवीर जी। शमशेर जी, देखो जो कह रहे हैं कि हम गरीब को 200 रुपए महीना देंगे, ये गैस की सब्सिडी वाला हाल होगा। हाँ शमशेर जी नमस्कार। जी शमशेर जी, मैं नायरा साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे सब्सिडी दी थी गैस के ऊपर, आज उस सिलेंडर को देखकर हमारी माताओं बहनों के आंखों में आंसू आते हैं कि इसका रेट क्या है। यही हाल इस सब्सिडी का, इस 200 रुपए का होना है। ये सरकार किसी को कुछ भी नहीं देगी, ये गरीब को भी मारेगी, मिडिल क्लास को भी मारेगी, सिर्फ पूंजीपतियों का भला करने में लगी हुई है। आज कच्चे तेल के भाव श्रीलंका में क्या है, नेपाल में क्या है और हमारे भारत में क्या है। ये बोलते पाकिस्तान में ये हो गया, अरे इंडिया में देखो क्या हो गया, घोटाले पे घोटाला कहीं।
एम्बुलेंस घोटाला है, कहीं कुछ है। दवाइयाँ, वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिल रही है, लेकिन हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में क्या कमी है? हमारे सीएम साहब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जल्दी जल्दी वैक्सीन लगा के अभी ढंढोरा पीट रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारी तरह आराम से लगाते, ताकि जनता मरती रहो, हम बंगलों में छुपे रहे और आराम से टीकाकरण चलता रहे जी। ये नीति चलती रहेगी तो जनता जाग चुकी है, इनको ऐसे कोने में बैठाएगी, कोई उभारने वाला नहीं मिलेगा, नीति बदलनी पड़ेगी। और मिडिल क्लास को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया रणवीर जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे नेहरा साहब से, लेकिन उससे पहले बजरंग दास गर्ग से बात कर लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, जो खाद्य तेलों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो तेल है, तेल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी पहुंच हर गरीब आदमी तक, देश के अंतिम आदमी तक होती है। पैसे वाले लोग तो घी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और बढ़िया बात करें तो देसी घी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें भी गाय के घी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना ही महंगा क्यों ना आदमी ले लेता है, लेकिन ये तेल ही तो ऐसा था जिसका इस्तेमाल आम आदमी करता है। और आज हम देख पा रहे हैं कि उसकी जो कीमतें हैं वो 170 रुपये, 180 रुपये, कहीं कहीं तो उससे भी ज़्यादा रेट हैं सरसों के तेल के। वही आदमी की पहुंच थी, कितना असर पड़ रहा है आम आदमी पर? शमशेर जी, जब से ये सरकार आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आज सरसों की कीमत आपने खुद बताया 180 रुपए किलो के लीटर के हिसाब से आज बिक रहा है। यही तेल पहले 110 रुपए, 105 रुपए लीटर के हिसाब से बिकता था। महंगाई आपके सामने है, कितनी भारी भरकम महंगाई हुई। और जहां तक सरसों की परचेज का सवाल है, सरकार का जो एमएसपी आपके सामने है 4650 रुपए एमएसपी सरसों का है जी। ये सरसों जो बिकी है इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, बिल्कुल सिस्टम वाइज बताऊंगा, कोई आदमी पूजन बना रहे जी। ये जो सरकारी मंडियां हैं, जब कोई फसल मंडी में आती है उसका रेट तय मंडी में जो आड़ती बैठा है वो तय करता है। आज जो सरसी महंगो बिकी है इसका दो रीजन है। एक तो पाम ऑयल जो विदेशों से आयात होता था वो नहीं हुआ इंडिया में, जिसके कारण महंगाई हुई। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की डिमांड बढ़ी। तेल की डिमांड बढ़ने से क्या, जो आड़ती होता है आड़ती से डिमांड आई, भाई हमें सरसों चाहिए। ऑयल मिलों का डिमांड है, हमें ऑयल सरसों का तेल चाहिए। तो किसान की फसल जो है आड़ती के माध्यम से बिकी है और वो ऑयल मिलों ने परचेज की है, जिसके कारण जो तेल की कीमत अनाप शनाप हो गई। आप देखिए, अगर ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ सिस्टम के बारे में, अगर यही सिस्टम बड़ी बड़ी कंपनियों को आप छूट देते, भाई आप गांवों में खेतों में किसान की फसल खरीदोगे, मैं दावा के साथ कहता हूँ जो किसान को लूज वालो आप 5500 से लेकर 7200 रुपए तक सरसों की बिक्री हुई है। धीरे धीरे करके रेट बढ़ते गए हैं जी। जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे आड़तियों ने सरसों की कीमत बढ़वाई और किसान को सीधा पैसा, ये नहीं ऑयल मिलों सरकारी बोलनी होती है, मंडी में मार्केटिंग बोर्ड है। मार्केटिंग बोर्ड जो किसान जो फसल लेकर आता है उसके 3 पास कटते हैं। एक पास होता है मार्केटिंग बोर्ड के पास, 2 पर्ची मिलती है किसान को, जो किसान का नाम होगा रामलाल, एक रामलाल की पर्ची जिसपे माल जाएगा महावीर एंड सन्स, महावीर एंड सन्स की फर्म पे वो सरसों लेके जाएगा, वो पर्ची महावीर एंड सन्स को दे देगा, उसकी दुकान के आगे डेयरी लग जाएगी और उसकी बोली भी जो मंडी का जो सेक्रेटरी है और इसका इंस्पेक्टर है वो मतलब मंडियों में दौरा करता है, दुकान बाई दौरा करता है, उनकी बोली करवाता है। और वहाँ जो ऑयल मिलर वाले हैं या कोई आड़ती खुद भी स्टॉक करना चाहे वो बोली से माल लेता है, जिसके कारण किसान को पूरे पैसे पूरे भाव मिले ऐसा ऐसा करके। इसमें सरकार का कोई योगदान। लेकिन सरकार तो बजरंग दास जी, सरकार तो ये प्रचार कर रही है ना कि ये सरकार की कृषि कानूनों की नीतियों का परिणाम है, वो कैसे शमशेर जी यही स्पष्ट करना चाहता था। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कोई भी साथी बताओ, आपने कहा ना 3 कृषि कानून, अगर 3 कृषि कानून लागू होते, मैं दावे के साथ कहता हूँ 4650 वाली जो सरसों थी ना जी, वो किसान की खेत के अंदर ही
घरों के अंदर कभी की 4500 में 4400 में बिक जाती। इससे पहले पिछली साल 4425 रुपए सरसों का रेट था। आंकड़े आगे देख लो। शमशेर जी, इन्होंने सरसों और ठीक है। बाजरे की खरीद करी। 3500 रुपए की, एक सवाल ले लीजिए 3500 रुपए की मेरा एक सवाल है। एक मिनट। किसानों ने शमशेर जी, काउंटर में सवाल है। गर्ग साहब, एक मिनट, गर्ग साहब छोटा सा सवाल पूछना चाह रहे हैं। गर्ग साहब आप ही के पास आ रहा हूँ, नेहरा साहब को सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। गर्ग साहब, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको कहना चाहूंगा, 10 साल में एक दिन भी, एक बार भी बाजरा सरसों खरीदा हो आपने, उसका क्वांटिटी बता दीजिए और रेट बता दीजिए, बताइए। देखो, क्या तो मेरे भाई वीरेंद्र को पता नहीं, ये जो सरकार ने जो लिख के दे दिया ना, वो कह दिया। ये अरे बता दीजिए ना, कब खरीदा आपने 10 साल में? सुन ले मेरे भाई वीरेंद्र भाई, मैं खुद परचेज करने वाला हूँ। मैं 9.5 साल कन्फर्ट विभाग का चेयरमैन रहा। अरे मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आप आड़ती व्यक्ति हैं, आड़तियों को ले आते हैं बीच में बार बार। मैं आड़तियों की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये जवाब सरकार की बात कर रहा हूँ। बजरंग दास जी जवाब दीजिए इस बात का। हाँ, सुन तो छोटा सा जवाब। आप बार बार आड़ती की बात क्यों मैं कर रहे हैं? सरकार की बात करता हूँ। मैं शमशेर जी सुन लें इसको। सरकार ने जो कहते हैं बाजार की ये बात करते हैं, हमारी सरकार के अंदर, कांग्रेस राज के अंदर बाजरा की परचेज भी सरकारी हुई। अरे कौन से साल में हुई, किस रेट में हुई, बताइए ना। जानता बोल ले। अरे नहीं पता तो बोलिए, नहीं पता। एक मिनट, बजरंग दास जी, ये सवाल का जवाब देखिए, कब हुई बाजरे की सरकारी खरीद? सुन ले, कौन से सन में हुई और कितनी हुई और किस रेट में की, बताइए। एमएसपी रेट 2150 दिखा दिया और 1100 रुपए काउंटर में बाजरा रुल रहा है। नहीं, ये सवाल देखिए, सवाल ये नहीं है गर्ग साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। ये भागने सवाल से, हाँ। ये भाग के सवाल से, ये कांग्रेस ऐसे भागते हमारे हैं। राज के अंदर सरकारी बाजरा नहीं अरे खरीदा भागो गया। मत भैया। हमारे राज के अरे अंदर गर्ग भाग क्यों रहे हो आप सवाल से? बजरंग दास जी देखिए, बात तो सरकारी खरीद की हो रही, लेकिन ठीक है, मैं एक नहीं, दो दर्शक। मैं हाँ, कह रहा हूँ सरकारी खरीद हुई। हाँ, अरे कब हुई, कौन से सन में हुई, कितनी हुई और किस रेट एक में मिनट। हुई? बस 3 बातें हैं। अरे गर्ग साहब, सिर्फ 3 बातें हैं। कौन से सन में हुई और कितनी बजरंग दास जी हुई आप तो और खरीदते किस रहना रेट में बाजरा, हुई? वो समय बता दीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, गुरु जी सुन नहीं नहीं पता ना, हुई नहीं है। क्या पता। अरे हुई नहीं है भैया। चलिए ठीक है, मेरे साथ तो दर्शक जुड़ गए, बेवजह की बातों में मुझे नहीं पढ़ना है, सवाल का जवाब आ नहीं रहा है। लोकेश मेरे साथ दर्शक है राजस्थान से, ठीक है लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी। लोग एक मिनट, दोनों मेहमान एक मिनट, सुने प्लीज। लोकेश जी बोलिए। दोनों मेहमान थोड़ा सा एक बार शांत रहे, दर्शक हमारे साथ जुड़े जी। लोकेश जी स्वागत है। मुझे ये बताइए सर कि आज तेल की कीमतों के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी मतलब गाड़ी के जाने की जगह पैदल जाना पसंद करता है। और इन दो गुड्स के कारण दूसरी चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है, कि चाहे वो खाने की चीजें हो चाहे कुछ भी चीजें हो। तो सरकार इस पर एक तो नियंत्रण क्यों नहीं करती? और मेरा दूसरा सवाल यही है कि सरकार जब 1000 रुपए आंकड़ों में बताती है कि मैंने जनता को महंगाई में भत्ता दिया, राहत दी, तो वो आम आदमी की जेब में क्यों नहीं आता है? क्यों गरीब इंसान में वो 1000 रुपए पहुंचते नहीं है उसके खाते में? लोकेश जी बहुत शुक्रिया। अशोक तो शाम से दर्शक है, अशोक जी बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो किसानों को जो सरसों के रेट मिले हैं वो इतने नहीं मिले जितने तेल की महंगाई बढ़ रही है। इतने रेट नहीं दे रखे कि भाई इतना सरसों का तेल इतना महंगा हो जाए। ये नाजायज काम हो रहा है जी। और मेरा एक सवाल बजरंग जी से है, ये जो दुकानदारों के व्यापारियों की जैसी बयानबाजी करते थे कभी, लेकिन अब कुछ तुक से नजर आ रहे हैं। अब ये जो यूनियन का लागू कर रखा है, इसमें दुकानदारों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। सरकार टाइम का ये काम करे, ये यूनियन खत्म करे और सभी बाजारों को खोलने का सरकार से डिमांड करे जी। क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे दुकानदार आम आदमी, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। अशोक कुमार जी बहुत शुक्रिया, अपना सवाल आपने पूछा। मैं नेहरा साहब एक मिनट, बजरंग दास जी आपके पास आ रहा हूँ, मेरे से पूछा मैं जवाब दे दूं। आप ही के पास आ रहा हूँ बजरंग दास जी, एक मिनट, तब तक मैं नेहरा साहब से पूछ लेता हूँ। बजेंद्र नेहरा जी, 2-3 दर्शकों ने बात की है, महंगाई को लेकर बात हो रही है, तेल की कीमतों को लेकर बात हो रही है, सब्सिडी को लेकर बात हो रही है। सब्सिडी का जिक्र आया तो फिर गैस सिलेंडर की बात भी सामने आई, और आज हम देख पा रहे हैं कि
जो घरेलू गैस है उसके दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में आज जिस सब्सिडी की बात हो रही है धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं, लोगों के सामने आए हैं। तो सिर्फ आज कह देने मात्र से ऐसा तो नहीं कि आने वाले 6 महीने बाद, साल भर बाद वही हालत हो जाएगी जो आज गैस सिलेंडर की है। शमशेर जी देखिए, एक तो थोड़ा सा काफी सारे सवाल हो गए, मैं थोड़ा समय दीजिए। एक तो मैंने पूछा गर्ग साहब से कि उन्होंने कौन से सन में सरसों की खरीद और बाजरे की कितनी की और किस रेट में की, नहीं बता पाए। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा चैलेंज है, दोबारा भी अगर डिबेट में आएंगे। चले, ये बात हम पूछ चुके हैं नेहरा साहब, ये बात हम पूछ चुके हैं, आपको मौका दे दिया, जवाब दिया, अब आप बोलिए। अब आप जो टाइम भी देखना मुझे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। दूसरा, इन्होंने नहीं की, हमने पहली बार की, और हम बता सकते हैं दावे के साथ में कि 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की और सरसों की खरीद हमने पहले की थी। इस बार 8 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य था। किसानों ने बाहर देखी। दूसरी बात, अगर किसान की अगर ज्यादा बजरंग दास जी सुने बहुत से सवाल मैंने किए। बजरंग दास जी एक मिनट सर, गर्ग साहब एक मिनट गर्ग साहब, गर्ग साहब एक मिनट, बात का फिर कोई मजा नहीं रह जाता। मैं पूछ रहा हूं, मैंने सवाल पूछे हैं, सरकार से सवाल पूछने के लिए कार्यक्रम रखा है, कांग्रेस पार्टी से इसलिए पूछा जाता है कि आप लोग पहले सरकार में रहे। मैंने सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ। एक मिनट अरे खत्म होती पार्टी के प्रवक्ता जी सुन लीजिए। अरे विलुप्त होती कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी सुन लीजिए। आपकी पार्टी खत्म होने की कगार पे है। बजरंग दास जी, किसानों को लेकर ही बात हो रही है, आम आदमी को लेकर बात हो रही है। पूछ तो रहा हूँ मैं, सुने तो गया, आप दर्शक सुनना चाहते हैं। अरे बात सुन तो लीजिए भैया। अगर शमशेर जी कोई सर सुने ना, हाँ। अगर कोई चीज सस्ती बिकती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से दोषी है, और अगर कोई चीज महंगी बिकती है ना तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये देखिए कांग्रेस की दोगली नीति, इनको ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा। ये खुद आड़ती का व्यापार करते, काम करते। मेरा साहब, सस्ता महंगा क्या खरीदा जाता है, क्या बेचा जाता है, लेकिन आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। आज मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पेट्रोल डीजल पे मर रहा है, आम आदमी सरसों के तेल पर मर रहा है, आम आदमी खाद्य तेलों के ऊपर मर रहा है। आम आदमी को राहत देने के लिए क्या कोशिश है? ठीक है, किसानों को क्या मिला, कैसे मिला, सब जानते हैं, पर यह मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी को राहत देने के लिए, महंगाई की मार से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार अपनी तरफ से, अभी पीछे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा होगा शमशेर जी, 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज देश के लिए उन्होंने किया। सर उससे कितना बदलाव आया देश में? क्या बदला उससे देश में? हमारे हर वर्ग के अंदर शमशेर जी उससे बदलाव आया है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, क्या बदलाव आया सर, उससे मैं जानना चाहता हूँ। एक गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी आज भी मर रहा है। अभी आपने सुना 4-5 लोगों को, सब यही तो कह रहे हैं कि हमारा तो उसमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज अगर मैं पीएम की बात, बजरंग दास जी सुने जरा, बजरंग दास जी बीच में आप बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ना। अरे सुनिए गर्ग साहब, आपकी पार्टी खत्म होने के कगार पे, इसका मतलब ये नहीं बौखला जाएंगे आप। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पीएफ की भी अगर मैं बात करूँ शमशेर जी, तो पीएफ जो है सरकार ने अपनी तरफ से जो है वो पीएफ के साथ साथ। मेरा साहब, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मैं ये जानना चाह रहा था, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को लेकर हम आगे भी बात करेंगे। आज वक्त की मेरे पास कमी है, क्योंकि मैं जवाब चाह रहा था कि आम आदमी के लिए क्या मिल रहा है। आम आदमी को पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम चीजों पर इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि महंगाई का बोझ उस पर है। और गरीब आदमी की बात तो छोड़िए, गरीब आदमी को तो सरकारें राहत देती हैं, 2 रुपए किलो अनाज दे देंगे, सस्ता तेल दे देंगे, उसके खाते में सब्सिडी डाल देंगे। लेकिन उस मध्यम वर्ग का क्या है जो आदमी पिस रहा है, और वही सरकारों का, नेताओं का, पार्टियों का सबसे बड़ा वोटर होता है। गरीब आदमी को तो अब किस तरफ ले जाएंगे, चला जाएगा, लेकिन उस आदमी के बारे में कौन सोच रहा है, कहीं नजर नहीं आता। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे महंगाई का जो बोझ जिस तरह से बढ़ रहा है आम आदमी पर। गरीब आदमी के लिए सरकारें तमाम योजनाएं लेकर आती हैं, और जब चुनाव आते हैं तब तमाम घोषणाएं भी की जाती है, उसका थोड़ा बहुत फायदा गरीब आदमी को मिल जाता है। लेकिन गरीब आदमी के अलावा भी समाज में एक ऐसा तबका है जिसके ऊपर ठप्पा तो गरीब का नहीं है, लेकिन वो गरीब से कम नहीं है। उस आदमी के लिए सरसों का तेल उसको 170 रुपए, 180 रुपए खरीदना पड़ेगा। उसको अगर दाल के दाम बढ़ते तो महंगी दाल खरीदनी पड़ेगी। उसको अगर मार्केट से चना खरीदना पड़ेगा, महंगा तो खरीदेगा। आटा उसको खरीदना पड़ेगा तो खरीदेगा, क्योंकि उसकी पेट की जरूरत है। क्योंकि उसको सरकारों की तरफ से, किसी पार्टी की बात कर लें, सरकारों की तरफ से घर में राशन मुहैया नहीं करवाया जाता। और इस वक्त जो साल 1.5 साल से हम और आप भोग रहे हैं, वो कोरोना की मार की वजह से उस आदमी के पास आमदनी का साधन नहीं है। उनको क्या दिया जा रहा है? चाहे घोषणाएं होती रहे 20 लाख करोड़ की, 50 लाख करोड़ की, 5 लाख करोड़ की, 10,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, 20,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, नजर कहीं धरातल पर आता नहीं है। और जब तक दिखेगा नहीं
तब तक आदमी को भरोसा नहीं होगा। ये सरकारों को सोचना होगा, चाहे केंद्र सरकार सोचे चाहे राज्य सरकारें सोचें, उस आम आदमी की, मध्यम वर्गीय परिवार की सरकारों को सोचनी पड़ेगी। नहीं तो फिर उसको 200 रुपए 250 रुपए, आज 200 है कल 300 रुपए हो जाएगा, खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसको पेट पालना है, बच्चों का भविष्य देखना है, अपना पेट काटकर बच्चों का पेट भरेगा, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। नहीं तो फिर सरकारों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार हम हैं, और ऐसा नहीं करती है तो फिर सरकारों के सामने इस मिडिल क्लास आदमी के कई सारे सवाल खड़े होंगे, और इन सवालों का जवाब देने के लिए चुनाव के वक्त में उनके पास जवाब नहीं होगा। फिलहाल सवाल आपका में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। कोरोना संक्रमण की इस खौफनाक लहर दौरान पंजाब सरकार ने लोगों को घर च ही सेहत सहूलतां देने की पहल की है। इस दे लई पंजाब सरकार ने शुरू किया टेली मेडिसिन योजना। हुण मरीज घरों ही लैपटॉप या फोन की मदद नाल ई संजीवनी ऐप के जरिए मुफ्त एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मदद नाल इलाज करवा सकते हैं। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ।